हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में यूनिट 3 जो कि है आपकी पोइटिक डिवाइसेस। तो इससे पहले यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ी थी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। उसके अलावा सेकंड यूनिट में आपकी फॉर्म्स ऑफ स्टेंजास थे, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम यूनिट 3 करेंगे और एक ही वीडियो में पूरी यूनिट 3 को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपसे पूछे जाते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर की या किसी और भी लेक्चर की पीडीएफ या हिस्ट्री पॉलिटी की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को। तो काफ़ी इजी सा है ये, बिकॉज देखिए स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का या कोई भी, अगर हम अपने सिलेबस की ही बात करें तो उसको पढ़ने से पहले या फिर एग्ज़ाम से पहले हम एक खुद भी हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कितने कितने टाइम में कवर करेंगे। तो वही सेम चीज़ आपका पोइट्री में भी होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज़ द वे इन विच समथिंग इज़ पुट टुगेदर और अरेंज इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीका या एक वो कह सकते हो आप, एक वो सीक्वेंस जिसमें कि चीज़ों को एक साथ अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को एक साथ पुट करना, अरेंज करना प्रॉपर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चर। मतलब एक आपका मीनिंगफुल अरेंजमेंट वो होना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द वे इन विच समथिंग इज पुट टुगेदर और अरेंज्ड इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। The essential part of any complex framework of a thing as a whole is known as a structure। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क आप करते हो वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपका इंग्लिश, हिस्ट्री या कोई भी वर्क आप अपनी डेली लाइफ का भी ले सकते हो। तो किसी भी वर्क का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क या एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क जो होता है उसको अगर आप एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में तैयार कर लेते हो तो वो मतलब कहने का ये है कि जो पूरा का पूरा काम है उसका जो इसेंशियल पार्ट होता है वो होता है उसका स्ट्रक्चर। कि कैसे आपको चीज़ों को डील करना है, कैसे आपको उसको कंप्लीट करना है, मतलब किस स्ट्रक्चर से आप गो थ्रू होकर के उस वर्क को कंप्लीट करते, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चर। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जैसे कि पोइट्री में हम देखते हैं कि बिल्कुल एक पैटर्न में आपकी पोएम्स होती हैं जिसमें कि काफ़ी सारी फॉर्म्स को, मतलब अगर हम पोइट्री की ही बात करें तो पोइट्री की खुद में ही काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। तो पहली चीज़ तो उस स्ट्रक्चर में फॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा जो स्टेंजास होते हैं उनमें भी आप काफ़ी सारे टाइप्स देख सकते हो, जैसे आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो वो चीज़ें कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें मिल करके एक अच्छा सा कंप्लीट अरेंजमेंट बनाती हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोन की। तो देखिए टोन में भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ये आपकी वॉइस से रिलेटेड है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। सो द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल सिंगिंग और स्पीकिंग इज कॉल्ड पिच और टोन। देखिए जब भी आप गा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो एक आपकी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव आता है, मतलब कई बार आपकी वॉइस ऐसे स्लो डाउन हो जाती है और कई बार काफ़ी पीक पे चली जाती है। मतलब आपकी वॉइस के अंदर रेगुलरली जो राइज एंड फॉल आते हैं, मतलब एक चढ़ाव, एक उतार चढ़ाव, मतलब कई बार वॉइस का ऊपर जाना, नीचे आना, ये राइज फॉल जो आपको नज़र आता है वॉइस के अंदर, वही कहलाता है आपका टोन। मतलब इनडायरेक्टली टोन से रिलेटेड है बिकॉज उस चीज़ को हम पिच भी बोलते हैं, टोन भी बोलते हैं या इंटोनेशन भी बोलते हैं। तो तीनों के तीनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली टोन लिखा हुआ मिले ऐसे काफ़ी कम चांसेस होते हैं। कई बार जनरली पिच या इंटोनेशन लिखा होता है और आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, टोन, इंटोनेशन एंड पिच। तो दिस इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल यू आर सिंगिंग और स्पीकिंग समथिंग, so you can easily feel this pitch, tone or intonation. Clear? And there is always a variation in the pitch range. When the tone is set on a higher note, the duration of voice is longer than the usual, so it is known as टोनलिटी। तो अगर आपसे टोनलिटी पूछा जाए तो जब कुछ भी आप बोल रहे होते हैं तो जब आपकी वॉइस ना एक हाई पिच, आपको एक हाई रेंज मिले, आपकी वॉइस में आपको जो पिच रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिले, आपकी जो टोन है उसमें काफ़ी हायर नोट्स आपको मिलते हैं,
तो जो आपका ड्यूरेशन ऑफ वॉइस होता है ना, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। मतलब अगर हाई टोन में आपको चीज़ें बोल रहे होते हो, तो वॉइस का ड्यूरेशन अपने आप में ही काफ़ी लॉन्गर सा फील होता है, लॉन्गर सा साउंड करता है। तो उसी एक चीज़ को, उसी एक प्रोसेस को बोलते हैं टोनलिटी। उसके अलावा अगर हम टोन में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका लोअर टोन, फिर होता है आपका मिडिल टोन, और एक होता है आपका हायर टोन। तो देखिए, हायर और लोअर हमें सभी को पता है कि जैसे आप गुस्से में किसी को चिल्ला रहे होते हो किसी पे, तो आपकी टोन काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। अब मान लीजिए आप जिस वजह से किसी पे चिल्ला रहे थे या डांट रहे थे, आपको ऐसा फील होता है कि शायद वो गलती उससे हुई ही नहीं है, और आप मतलब बाय मिस्टेक आप उनको डांटने लगे हो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो आपकी टोन में ना एकदम से जो राइज था वो एकदम फॉल हो जाता है, काफ़ी राइज कम हो जाएगा। फिर आप फील करते हो कि नहीं, अगर हो सकता है कुछ ना कुछ उनका मतलब इसमें इंक्लूजन हो, तो कई बार डांटना भी ज़रूरी है, कई बार समझाना भी ज़रूरी है। तो आप अपनी जो टोन है उसको ना थोड़ा मीडियम रखते हो। मतलब जब आपको पता चला गलती थी, तो आपने उसको हाई रखा, जब आपको फ़ील हुआ कि नहीं गलती नहीं थी, तो आप लोअर पे आ गए। बट आपको फ़ील हुआ कि नहीं गलती डायरेक्टली नहीं थी, बट थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, तो फिर आपकी जो टोन है ना वो लोअर हो जाती है, मतलब मिडिल टोन। तो यही बेसिक सा तीनों में डिफरेंस था, जो कि काफ़ी ईज़ी है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो है आपका थीम। तो देखिए, अगर हम थीम की बात करें, तो इसको समझना भी हमारे लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हिंदी में भी हुआ करती थी और इंग्लिश में भी आपकी एक्सप्लेनेशन हुआ करती थी, या कई बार स्टोरीज आपको सुनाई जाती थी और आपसे ना उसकी थीम पूछी जाती थी। तो कुल मिला के कोई भी स्टोरी आप पढ़ते हो, उसका क्या एक सेंट्रल आइडिया निकल के आता है, या क्या आपको समरी लगती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करते हो तो कि स्टोरी की थीम क्या थी। जैसे मान लीजिए आप राधा या कृष्णा से रिलेटेड स्टोरीज या कहानियाँ कई बार सुनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो लव बेस्ड थी, थीम उनकी लव बेस्ड थी। या कई बार उनके बिछड़ने की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि जो थीम है वो एक मतलब वहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है बिछड़ने की बात है, तो आप उस थीम को बता सकते हो कि लव की बात है, फ्रेंडशिप की बात है, या सौरों की बात वहाँ पे हो रही है। तो ऐसे करके आप थीम्स को ना आराम से बता सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे थीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो द थीम इज अ सेंट्रल टॉपिक इन अ पोएम और टेक्स्ट और द स्टोरी। मतलब कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हो, कोई भी पोएम आप पढ़ते हो, या कोई भी टेक्स्ट, मतलब कोई आर्टिकल या कुछ भी चीज़ आप पढ़ते हो या सुनते हो, तो उसका जो एक सेंट्रल टॉपिक होता है वो कहलाती है उसकी थीम। सो इट इज़ अ बिग आइडिया ऑफ द वर्क अंडरटेकन। इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, तो थीम इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट ऑफ दैट पीस ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग का एक पार्ट है, मतलब उसी का एक पीस होता है, एक सब्जेक्ट होता है आपका थीम। इट इज़ अ सब्जेक्ट और प्रपोजल सेट फॉर डिस्कशन और स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट। देखिए, थीम आपकी हर जगह काउंट होती है, चाहे आप राइटिंग की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, डिस्कशन की बात करें, या आप कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, या स्टोरी को कई बार आप सुन भी रहे हो, तो हर जगह पे आपकी थीम्स होती हैं। ठीक है। राइटिंग अबाउट द थीम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो थीम है उसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। तो पहली थीम है व्हाट द पोएम और द वर्क इज़ अबाउट, कि जो भी आपने मतलब, क्योंकि हम पोइट्री के रिगार्डिंग इसको पढ़ रहे हैं थीम को, तो हम पोएम की ही बात करेंगे। अदरवाइज आप स्टोरी भी मेंशन कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट पोएम करेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। सो व्हाट द पोएम और द वर्क इज़ अबाउट, मतलब पोएम और जो काम है वो किस बारे में है। तो ये होती है आपकी थीम की एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो होती है उसमें हमने रखा है इस चीज़ को, दैट व्हाट द पोएम और वर्क सेज अबाउट द सब्जेक्ट। तो पहली चीज़ ये कि आपके ना एक पोएम का जो सेंट्रल टॉपिक है वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थीम कहलाती है। सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है कि व्हाट दिस सब्जेक्ट प्रपोज्ड और सेट और रोल्ड आउट, कि जो आपका सब्जेक्ट है मेन, वो क्या रोल आउट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या वो मीनिंग एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक सेंट्रल टॉपिक या सेंट्रल आइडिया की बात करें, सो दैट इज़ योर कैटेगरी 1। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कैटेगरी 2, सो इट इज़ जनरली टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट प्रपोज्ड और सेट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो नेक्स्ट हम अपना पोएटिक डिवाइस देखते हैं, रिदम। अब देखिए, रिदम में भी काफ़ी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ चुके हो। मतलब डेली लाइफ में ना कई बार हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और कई जगह पे हमने इनको सुना होता है, ड्रामा में भी, या कोई भी अगर आप वेब सीरीज़ या सीरियल्स या कोई भी छोटी मोटी चीज़ों की भी अगर हम बात करें, तो ये सारी जो हम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं,
ये हम ऑलरेडी डेली लाइफ में सुन चुके हैं, बट यहाँ पे हम इसको अपना इंग्लिश लिटरेचर के रूप में देखना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम में लिखते हैं तो क्या आपका पैटर्न ऑफ राइटिंग होना चाहिए। तो बस इसीलिए हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज़ ये यूनिट काफ़ी ईजी है, मतलब सभी को इसके बारे में पता ही होता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज और मटेरियल देखना होता है। तो चलिए रिदम की बात कर लेते हैं। In rhythm, in speech, poetry, music, and dancing, the regular flow or movement of weak and strong syllable, vowel, or sound in a succession in a systematic pattern generates not only information but also a rhythm in systematic pattern. तो देखिए हमने रिदम से पहले राइम पढ़ा था। मतलब अगर आप पोएम्स की बात करें तो राइमिंग पोएम्स को ना आप पहचान लेते हो। लाइक मैं बोलूँ फ्लो, लो, शो, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। आप इनको पढ़ के ना आराम से पहचान लेते हो कि राइमिंग वर्ड्स हैं। और इससे पहले अभी जो हमने पढ़ा थीम, थीम से पहले हमने पढ़ा टोन। तो आप टोन से रिलेट कर सकते हो रिदम को। टोन में हमने देखा कि वॉइस के अंदर जो राइज और फॉल होता है वो आपका टोन कहलाता है। बट रिदम में क्या चीज़ है कि जो कोई भी आप म्यूज़िक सुन रहे हो, या कोई भी आपका फॉर्म ऑफ डांसिंग आप प्रेजेंट कर रहे हो, या पोइट्री सुन रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, या कोई भी स्पीच आप सुन रहे हो या स्पीच आप डिलीवर कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों में जब उस मूवमेंट में आपका एक रेगुलर फ्लो रहता है, उस रेगुलर फ्लो के बाद जो मूवमेंट आता है कि जब कई बार आपका जो सिलेबल आप यूज़ कर रहे हो वो कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ जगह पे वीक होता है, तो एक वो सक्सेशन पीरियड में चलता है। जैसे कि आपने वेव्स पढ़ी होंगी, तो जब एक सक्सेशन पैटर्न, सेम पैटर्न आपको मिलता है कि एक आपको कई बार रेगुलर फ्लो मिल रहा है, कई बार वीक या कई बार स्ट्रॉन्ग सिलेबल मिल रहा है वॉवल्स में या साउंड में, तो ये जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न तैयार होता है ना, तो ये जनरेट करता है आपका रिदम। मतलब इससे आपकी ना इंटोनेशन जनरेट होती है, जो कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न बनने के बाद में रिदम में कन्वर्ट हो जाती है। सो इज़ इट क्लियर? तो अगर हम इसको डेफिनेशंस की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन आप आराम से इसको याद कर सकते हो। Thus, the rhythm is a regular flow of unscented and accented sounds or syllable in a line in a systematic pattern. तो अगर ये डेफिनेशन आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, अगर आपको छोटा सा आंसर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे बस कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश की है, वहाँ पे उसके मीनिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे, जो कि है आपका राइमिंग स्कीम। तो देखिए स्कीम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि राइमिंग तो हमने कई बार सुना है, जैसे कि हमने अभी लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया राइम को। तो अब राइम के अंदर आ जाती हैं आपकी कुछ स्कीम्स। मतलब अलग अलग पोएम्स में आप देखेंगे तो कई बार मिडिल वर्ड जो होता है ना वो राइम करते हैं सेम लाइन में, कई बार जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो राइम करते हैं, और कई बार क्या होता है कि पोएम की फर्स्ट लाइन आपकी राइमिंग करती है, बाकी की 3 लाइन आपकी बिल्कुल अलग होती हैं, फिर आपकी 4th लाइन फर्स्ट लाइन से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है या काफ़ी ज़्यादा राइम करती है। तो इसी वजह से राइमिंग स्कीम्स में आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं राइम स्कीम को। A rhyme scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of a poem or song. It is usually referred to by using letters to indicate which lines designated with the same letters all rhyme with each other. देखिए कहने का मतलब है कि राइमिंग स्कीम में जो राइम्स का पैटर्न है उसमें आप अलग अलग चेंजेस देखेंगे। मतलब एंड ऑफ द सॉन्ग की बात करें या फिर एट द एंड ऑफ द पोएम में आपको अलग अलग पैटर्न में राइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ जगह पे सिर्फ थोड़ा बहुत लेटर्स के अंदर हेर फेर कर करके आपको राइम्स देखने को मिलता है, कई जगह वर्ड्स में चेंजेस होते हैं, कई जगह लाइंस में चेंजेस होते हैं। तो इसी तरीके से जो राइमिंग स्कीम है उसके काफ़ी सारे टाइप्स बन जाते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल आपके 6 टाइप्स ऑफ राइम्स। अब देखिए इनको हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रख सकते हो। अल्टरनेट होते हैं लाइक ए बी मतलब फर्स्ट जो आपका लाइन है या लेटर है वो थर्ड से मैच करेगा, सेकंड आपका फोर्थ से करेगा। तो इसी तरीके का जो पैटर्न अगर किसी भी पोइट्री में या किसी भी फॉर्म ऑफ पोइट्री में स्टैंजा में फॉलो होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट राइम। उसके अलावा कपल्ड की बात करें तो देखिए कपल्ड से ही समझ आ जाता है कि कोई ना कोई पैर की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैर आपको देखने को मिलता है वो है ए का पेयर, बी का पेयर और सी का पेयर। तो इस तरीके के पेयर आपको जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे होता है आपका कपल्ड राइम।
उसके अलावा मोनोराइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मोनो से आपको समझ आ रहा होगा, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल लेटर ही आपको चारों की चारों लाइन में देखने को मिल जाएगा। लेटर या लाइंस भी हो सकती हैं आपकी, या वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनक्लोज्ड की बात करें, देखिए एनक्लोज्ड मतलब बी आपका बीच में बिल्कुल फंस चुका है और ए ने क्या किया, उसको दोनों तरफ से बाउंड कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एनक्लोज्ड में क्या होता है, बी को क्लोज कर लिया जाता है दोनों तरफ से ए के द्वारा। तो इसी तरीके का ये पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं एनक्लोज्ड राइम। फिर सिंपल फोर लाइन की बात करें तो कोई भी राइम यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी, अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होंगी। कहीं कुछ हद तक एक आधा लेटर में आपको लग सकता है कि हाँ सेम सी बात हो रही है, बट एकदम से कोई कुछ भी राइम आपको देखने को नहीं मिलेगी। चेन की बात करें तो ये इस तरीके से होता है आपका, मतलब इनको हम मान लेते हैं ये आपके स्टेंजास हैं। 3 स्टैंजास हैं जिनकी फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम है। फिर सेकंड स्टैंजा में डिफरेंट लाइन होगी बट वो फर्स्ट और थर्ड मैच करेगी। फिर मान लीजिए थर्ड स्टैंजा है तो उसकी भी फर्स्ट और लास्ट लाइन मैच करेगी, बट तीनों में जो मैच कर रहे हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, बट अपने अपने इंडिविजुअल स्टैंजा में वो राइम करेंगे। तो इस तरीके का स्कीम जब होता है वो कहलाता है आपका चेन स्कीम। आई होप इट्स क्लियर। तो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा आई थिंक बड़ा हो चुका है और अभी हमें डिस्कस करना है काइंड्स ऑफ मीटर, स्लेबल मीटर, क्वांटिटेटिव एसेंशियल मीटर, उसके अलावा आयम्बिक पेंटामीटर, स्लेबल, स्ट्रेस लेबल, अनस्ट्रेस लेबल। तो एक दो टॉपिक आपके बच जाते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे ना फिर नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, मोनोटोनस लगता है। तो अभी आप इस वीडियो को देखें, इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी, या सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी आपके सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।